हेलो स्टूडेंट, नाइन्थ की इंग्लिश क्लास में आपका वेलकम है। आज आपका जो चैप्टर है वो BI बुक से चैप्टर नंबर 4, जिसका टाइटल है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये जो चैप्टर है ये वर्ल्ड के एक महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन की कहानी है। इसके थर्ड पार्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में हम पैराग्राफ नंबर 11 को हमने स्टडी कर लिया था, जिसमें हमें जानकारी मिली थी कि अल्बर्ट आइंस्टीन और उनकी जो सहपाठी छात्रा थी मिलेवा मैरिक, उन दोनों ने आखिरकार 1903 में मैरिज कर ली थी और उनके 2 बेटे भी हुए। लेकिन बहुत थोड़े समय के बाद ही ये जो मैरिज थी कमज़ोर पड़ गई और नतीजन दोनों में टकराव हुआ और उन्होंने आखिरकार 1919 ईस्वी में अब एक दूसरे से डिवोर्स ले लिया, तलाक ले लिया। और इसी वर्ष आइंस्टीन ने फिर अपनी कज़न जो चचेरी बहन थी उससे शादी कर ली। तो लेट अस रीड टू नो द फर्दर स्टोरी अबाउट दैट ग्रेट साइंटिस्ट। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर। आइंस्टीन का जो नया व्यक्तिगत अध्याय था, कंसिडर्ड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, वो कंसिडर्ड था, अनुरूप था, विद हिज राइज उनके उदय के, टू वर्ल्ड फेम संसार में जो उनकी ख्याति का उदय था उस उदय के अनुरूप था, अर्थात उससे तालमेल खाता था। इन 1915 1915 ईस्वी में ही हैड पब्लिश्ड, उसने प्रकाशित किया था, ही जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अपने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत को 1915 ईस्वी में उसने प्रकाशित किया था। विच प्रोवाइडेड, जिसने प्रोवाइड कराया, उपलब्ध कराया, अ न्यू इंटरप्रिटेशन, एक नए किस्म की व्याख्या, ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की। तो ये जो नया सिद्धांत था सापेक्षता का, इसने गुरुत्वाकर्षण के नियम की एक नई व्याख्या उपलब्ध कराई। एन एक्लिप्स ऑफ द सन, एक जो ग्रहण हुआ सूर्य का, अर्थात जो सूर्य ग्रहण हुआ इन 1999 1919 ईस्वी में, ब्राउट प्रूफ, वो प्रमाण लेकर के आया, दैट की इट वॉज एक्यूरेट, कि उनका जो ये सिद्धांत था वो बिल्कुल सही था। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड, आइंस्टीन ने बिल्कुल सही तरीके से गणना की थी, इन एडवांस, एडवांस में, द एक्सटेंट, उस सीमा तक, टू विच, जिसमें कि द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टेयर्स वुड बी डिफ्लेक्टेड, जिसमें कि जो स्थिर सितारे थे उनका जो प्रकाश था वो वुड बी डिफ्लेक्टेड, वो डिफ्लेक्टेड होता था। डिफ्लेक्टेड मीन्स चेंज डायरेक्शन बिकॉज इट हिट समथिंग, किसी चीज़ से टकराने के बाद प्रकाश के मार्ग का विचलन हो जाना, अपने रास्ते से दूसरे रास्ते की ओर बदल लेना अपने आप को। तो ये डिफ्लेक्टेड होता था सितारों के प्रकाश का, थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, और ये किस वजह से था, ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र के कारण था। एक बार फिर से देख ली सेंटेंस को। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट, आइंस्टीन ने बिल्कुल सही तरीके से एडवांस में गणना कर ली थी, पूरी सीमा तक, टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टेयर, जिसमें कि स्थिर सितारों का प्रकाश वुड बी डिफ्लेक्टेड, वो विचलित किया गया था, थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कारण। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड, समाचार पत्रों ने उद्घोषित किया, हिज वर्क, उसके कार्य को, एज ए साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में। समाचार पत्रों ने उसके कार्य को एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में उल्लेखित किया, उद्घोषित किया।
आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़, आइंस्टीन ने रिसीव किया, प्राप्त किया द नोबेल प्राइज़, नोबेल पुरस्कार फॉर फिजिक्स, भौतिक शास्त्र के लिए इन 1921, 1921 ईस्वी में। ही वॉज शॉवर्ड, उनके ऊपर वर्षा हुई विद ऑनर्स, सम्मानों की, एंड इन्विटेशंस, और निमंत्रण पत्रों की, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया भर से, पूरे संसार से उनके ऊपर सम्मानों की और निमंत्रणों की वर्षा हुई पूरी दुनिया से। एंड लॉर्डेड बाय द प्रेसेस, और प्रेस के द्वारा भी उनकी प्रशंसा की गई। When the Nazis came to power in Germany in 1933, जब नाजी लोग पावर में आए, सत्ता में आए, इन जर्मनी के अंदर, इन 1933, 1933 ईस्वी में, आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट, आइंस्टीन ने इमिग्रेट किया अर्थात प्रवास किया, बस गए, टू द यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 1933 में जब नाजी लोग जर्मनी के अंदर सत्ता में आए तो आइंस्टीन ने क्या किया, वो संयुक्त राज्य अमेरिका में जा कर के बस गए। 5 years लेटर, 5 वर्ष के पश्चात, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन, जो खोज हुई थी परमाणु विखंडन की, इन बर्लिन में, उसके ठीक 5 वर्ष बाद बर्लिन के अंदर जो परमाणु विखंडन की खोज हुई थी, हैड अमेरिकन साइंटिस्ट इन एन अपरोर, हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अपरोर, उससे क्या हुआ कि अमेरिकन भौतिक शास्त्रियों में इन एन अपरोर एक चिंता का कारण बना। तो मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे, हैड फ्लैड, वो भाग चुके थे, फ्रॉम फासिज्म, फासीवाद से डर के कारण, जस्ट एज आइंस्टीन हैड, ठीक उसी प्रकार से जैसा कि आइंस्टीन ने किया था। एंड नाउ दे वर अफ्राइड द नाजीज, और अब वो नाजियों से डर रहे थे, जो कुड बिल्ड, जो बना सकते थे, एंड यूज, और प्रयोग भी कर सकते थे, एन एटॉमिक बम, अणु बम का। यानी अब वो नाजी लोगों से डर गए थे क्योंकि उनके पास अणु बम बनाने की जो तकनीकी थी वो प्राप्त कर ली थी उन्होंने, और वो इसको बना करके इसका प्रयोग उनके ऊपर कर सकते थे, इसीलिए इस डर से वो लोग भी वहाँ से चले गए। एट द अर्जिंग ऑफ ए कोलिग, अपने एक सहकर्मी के आह्वान पर, अपने एक सहकर्मी के प्रेरणा पर, आइंस्टीन रोट अ लेटर, आइंस्टीन ने एक पत्र लिखा, टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिका के राष्ट्रपति को, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जिनका नाम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था, ऑन 2 अगस्त 1939, 2 अगस्त 1939 ईस्वी को, यानी आइंस्टीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति, उस समय के जो राष्ट्रपति थे वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, उनको 2 अगस्त 1939 को एक पत्र लिखा, इन विच, जिसमें कि ही वार्न, उन्होंने चेतावनी दी, कि क्या चेतावनी दी, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, कि इस तरह का एक सिंगल बम, एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, अगर उसको किसी बंदरगाह पर विस्फोटित किया गया तो माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय, वो बहुत बड़ी विनाश लीला कर सकता था, बहुत कुछ तबाह कर सकता था, द होल पार्ट, पूरे बंदरगाह को, टुगेदर विद
सम ऑफ द सरेंडिंग टेरिटरी, उसके साथ साथ आसपास के जो क्षेत्र था उसको भी बंदरगाह के सहित डिस्ट्रॉय कर सकता था, नष्ट कर सकता था। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, और उनके जो शब्द थे वो उनका प्रभाव असफल नहीं हुआ। द अमेरिकन्स डेवलप्ड, अमेरिका के लोगों ने विकसित कर लिया। द एटॉमिक बम को, अणु बम को, इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट, एक गोपनीय प्रोजेक्ट के रूप में, ऑफ देयर ओवन, अपने खुद के। उसका नतीजा यह हुआ कि अमेरिका के लोगों ने गोपनीय तरीके से एक छिपे हुए एजेंडे के रूप में अपने अणु बम का आविष्कार कर लिया। एंड ड्रॉप्ड इट, और उसको गिराया, ऑन द जापानीज सिटीज़, जापानी शहरों के ऊपर, और हिरोशिमा एंड नागासाकी, जो शहर थे जापान के उनका नाम था हिरोशिमा और नागासाकी। इन अगस्त 1945, अगस्त 1945 ईस्वी में जापान के दो मुख्य शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने इन परमाणु बमों का हमला किया। आइंस्टीन वॉज डीपली सेकन, आइंस्टीन क्या था, वो गहराई तक हिल गया था। बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, इस प्रकार के जो विनाशकारी कार्य हुआ उससे वो अंदर तक हिल गए थे। दिस टाइम, इस बार, पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन, दिस टाइम, इस बार ही रोट, उन्होंने लिखा, अ पब्लिक मिसिव, मिसिव कहते हैं ए लेटर स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल होता है, जो सार्वजनिक पत्र होता है और काफ़ी लंबा होता है। तो वो सार्वजनिक पत्र लिखा द यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ को। इन इट, इसमें ही प्रपोज, उन्होंने प्रस्ताव रखा, द फॉर्मेशन, रचना करने का, गठन करने का, ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक संसार, पूरे संसार की सरकार के गठन का प्रस्ताव उन्होंने रखा। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, रूजवेल्ट के लेटर के विपरीत, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, इस बार का जो उन्होंने पत्र लिखा था संयुक्त राष्ट्र संघ को, उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। बट लेकिन ओवर द नेक्स्ट डिकेड, आने वाले कुछ दशकों में, आइंस्टीन गोट एवर मोर इन्वॉल्व, आइंस्टीन जो था वो और ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, अधिक सक्रिय हो गया, इन पॉलिटिक्स, राजनीति में, एजिटेटिंग फॉर एन एंड, एक आंदोलन, मूवमेंट चलाते हुए, फॉर एन एंड, समाप्ति के लिए, टू दी आर्म्स बिल्ड अप, जो शस्त्र निर्माण का कार्य था उसको और उनकी समाप्ति के लिए एक मूवमेंट उन्होंने चलाया। एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी, और अपनी लोकप्रियता का प्रयोग करते हुए, टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र और शांति की बहाली के लिए, शांति की स्थापना के लिए उन्होंने एक राजनीतिक, सक्रिय राजनीतिक के रूप में एक आंदोलन चलाया कि शस्त्रों को न बनाया जाए, और जो बनाए भी हैं खतरनाक शस्त्र, इनको नष्ट किया जाए। वैन आइंस्टीन डाइड इन 1955, जब आइंस्टीन की मृत्यु हुई 1955 ईस्वी में, एट द एज ऑफ 76, उसने, उनकी आयु 76 वर्ष की थी। ही वॉज सेलिब्रेटेड, तब उनको याद किया गया, एज अ विजनरी, एक दूरदृष्टा के रूप में, एंड वर्ल्ड सिटीजन, और एक पूरे संसार के नागरिक के रूप में, एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस, ठीक उतना ही जितना कि एक वैज्ञानिक प्रतिभावान व्यक्ति के रूप में। तो ये इस प्रकार से
अल्बर्ट आइंस्टीन जो वर्ल्ड के एक महान साइंटिस्ट थे, जिन्होंने अपनी पूरी टैलेंट का उपयोग केवल मानवता की भलाई के लिए किया, उनकी कहानी पूरे चैप्टर में आपको बता दी गई है। अब इसके क्वेश्चन आंसर।